please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएनबी घोटाले के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के सभी लोन की होगी जांच। नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए फ्रीज, करीब 14 करोड़ के शेयर भी जब्त किए गए। गीतांजलि जेम्स के कर्मचारियों ने मुंबई दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में मोदीनॉमिक्स पर एक सुर में बोले दिग्गज, रोजगार बढ़ाने के लिए आसान करने होंगे लेबर लॉ, चीन से सीख लेने की नसीहत। मार्च वायदा सीरीज की हुई धमाकेदार शुरुआत, सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 10,500 के करीब जाकर बंद हुआ। मिड कैप और बैंक निफ्टी में भी जोरदार तेजी। टैक्स डिपार्टमेंट से लेन देन और कंस्ट्रक्शन परमिट लेना होगा आसान। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार की खास तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सरकार के लिए आसान नहीं होगा स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करना। 5 लाख के बीमा के लिए 2-2.5 हजार का प्रीमियम चाहती है कंपनियां। प्रीमियम ऊंचा रखने के लिए बिडिंग से खींचे हाथ। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल के घर पहुंची 60 पुलिस वालों की टीम। 2 घंटे तक हुई छानबीन। घर में लगे 21 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई। उत्तर भारत में वक्त से पहले गर्मी की दस्तक, पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। सीजन में 15 से 20% ज्यादा बिक्री की उम्मीद से टीवी फ्रिज कंपनियां काफी खुश। और चलिए शुरुआत करते हैं। पीएनबी फ्रॉड मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आज ईडी ने नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी की है। नीरव मोदी के 44 करोड़ रुपए के बैंक जमा और शेयरों को फ्रीज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान ईडी ने स्टील की 176 अलमारियां और 60 प्लास्टिक के कंटेनर जब्त किए। इनमें कई हजार विदेशी घड़ियां जब्त की गईं। कल ईडी ने नीरव मोदी की 9 लग्जरी गाड़ियां जब्त की थीं। इन गाड़ियों की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया। मंत्रालय ने यह बताया कि नीरव और चौकसी को ईमेल पर भी नोटिस भेजा गया। जवाब न देने पर उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। तो पीएनबी फ्रॉड केस में मेहुल चौकसी पर भी शिकंजा कस गया है। आईटी और ईडी ने गीतांजलि जेम्स के सभी खाते सीज कर दिए हैं, जिससे यहां काम करने वालों को सैलरी के लाले पड़ गए हैं। आज मुंबई के अंधेरी इलाके में गीतांजलि के कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अचानक ईडी वाले आए, आईटी वाले आए, उन्होंने सारा स्टॉक मटेरियल सब सील कर दिया, ना प्रोडक्शन बंद कर दिया टोटली। किसी का कोई इंटीमेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग सब ब्लैंक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। These are all our company people. The HODs have just left us. They have not done anything for us. None of the dues are paid, nothing. None of the HODs have spoken to us. फ्रॉड मामले से सबक लेते हुए सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में जुट गई है। सरकार अब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के सभी लोन की जांच करवाएगी। इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया जाएगा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, ये बताएं कि सरकार अब और क्या कड़े कदम उठाने की तैयारी में जुट गई है। देखिए, जब से पीएनबी घोटाला सामने आया, हर रोज़ सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंकिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रोज़ नए फरमान जारी किए जा रहे हैं ताकि आइंदा ऐसे कोई घोटाले सामने ना आए। इसी सिलसिले में एक और नया आदेश ये जारी किया गया है कि जो भी बड़ी रकम के लोन हैं, सभी रकम के लोन की जाँच की जाए और इसकी रकम तय की गई है 250 करोड़ रुपये, यानी 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा के जो भी लोन बैंकों ने दिए हैं उसकी फॉरेंसिक ऑडिट की जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब साफ होता है, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो काफ़ी गहन छानबीन की जाए। और इसमें एक शर्त और भी जोड़ दी गई है, ये फॉरेंसिक ऑडिट सिर्फ बैंक के खुद के ऑडिटर ना करें, बल्कि इसके लिए बाहर के जो ऑडिटर हैं उनकी भी मदद ली जाए, यानी बाहर की एजेंसियों से मदद ली जाए, उनकी फॉरेंसिक ऑडिट की जाए और ये देखा जाए कि उनका लोन का रीपेमेंट कैसा रहा है, जिनको लोन दिया है उनकी माली हालत अभी कैसी है। और साथ ही साथ इसके बाद जितने भी 250 करोड़ से ज़्यादा के लोन हैं उनको लगातार मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए हर बैंक अपने यहाँ एक एजेंसी नियुक्त
करे जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। ये एक बड़ा कदम है, चूँकि बड़े लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वहाँ पर बड़ा झटका लगता है, तो इस तरफ सरकार ने एक बड़ा ठोस कदम उठाया है। दूसरा कदम ये उठाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक को चिट्ठी लिखी है और कहा कि हांगकांग में जो आपके ब्रांच है वहाँ से ये जांच करिए कि पंजाब नेशनल बैंक के LOE के आधार पर जो भी लोन दिए गए हैं क्या वो सही लोन दिए गए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो दूसरे बैंकों तक जो तार पहुँचने की बात की जा रही थी उसकी भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर कहीं उन बैंकों में ऐसी गड़बड़ी सामने ना आए। जी लक्ष्मण, इस डिटेल के लिए शुक्रिया आपका। तो इधर PNB फ्रॉड मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI भी एक्शन में आ गया है। उसने PNB और गीतांजलि के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा ICAI ने ED, CBI, SEBI और RBI को चिट्ठी लिखी। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी असीम मनचंदा है मेरे साथ। असीम, मुझे ये बताइए कि घोटाले में ICAI भी पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? ये पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम सामने आने के बाद उसके ऑडिटर की भूमिका पर भी सवाल जो उठने लग गए हैं। ऐसे में जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है ICAI, वो भी हरकत में आ गई है। उसने गीतांजलि जेम्स और पंजाब नेशनल बैंक के ऑडिटर्स को समन शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। उनसे जवाब मांगे कि क्या कहीं आपसे चूक हुई है कि जितना बड़ा जो घोटाला हो गया और आपकी पकड़ में जो नहीं आया। इसके अलावा जो RBI है उसको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जितने भी 2000 करोड़ से ज़्यादा के लोन हैं उनकी जानकारी जो है हमें दीजिए, ताकि हम इनके रेगुलेटर की निगरानी जो है, जो ऑडिटर्स हैं उनकी हम निगरानी जो है वो कर सकें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना जो है वो ना हो। इसके अलावा एक हाई पावर कमेटी का गठन जो है वो भी किया गया है, जो कि सुझाव देगी, पूरे मामले की जाँच करेगी और आगे सुझाव देगी कि किस तरह से ऐसे मामले जो है उनको रोका जाए। जो पंजाब नेशनल बैंक के DGM है उनको भी समन किया गया, उनसे कहा गया कि आप आइए और हमें एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से हम इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर सकते हैं, या इस मामले में किस तरह से ऑडिटर की क्या भूमिका जो है वो रही है। और फाइनल उन्होंने जो कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय है उसको एक चिट्ठी लिखी है, कहा है कि आप ED, CBI और जो SEBI है उसकी जांच रिपोर्ट हमें दीजिए, ताकि हम ऑडिटर्स की अगर किस तरह की कोई गलती है तो हम ऑडिटर्स के ऊपर कार्रवाई जो है वो कर सके। जो कार्रवाई है वो ऑडिटर्स का एक बार रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। चलिए असीम, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में हमारे मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी ने मोदीनॉमिक्स पर चर्चा की है। नीलेश शाह और दिलीप पिरामल के साथ इस बात पर चर्चा हुई है कि आखिर इकोनॉमिक्स में क्या गड़बड़ी हुई कि भारत चीन और दक्षिण कोरिया से पिछड़ गया है। अर्थशास्त्र एक किताब है कौटिल्य की, आप सबको पता होगा, चाणक्य ने लिखी है। उस किताब की खासियत यह है कि उसमें अर्थ के बारे में बहुत कम है। वो पूरी किताब करीब करीब राजनीति पर आधारित है। नीलेश भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आप अर्थ जगत में रहते हैं, राजनीति पर नज़र रखते हैं और शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है आपने। मोदीनॉमिक्स जब हम कहते हैं, क्या ये वो अर्थशास्त्र जैसी कोई चीज़ है जिसमें दरअसल अर्थ ढूंढते जाओ तो नहीं मिलता है, राजनीति बहुत मिलती है, शास्त्र बहुत मिलता है? अगर हम अपने इतिहास को देखें तो तकरीबन 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 में साउथ कोरिया आज़ाद हुआ, हमारा सेपरेशन हुआ पाकिस्तान के साथ 1947 में, तो हमें डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ा डेवलपमेंट की जगह पे। उनका नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हुआ 50s में, उनकी भी हालत हमारे जैसी है। हमें ब्रिटिशर्सों ने लूटा था 100-150 सालों के लिए, उनको चाइना और जापान ने किया था। तो अगर मनमोहन देसाई की पिक्चर होती और दो भाई अलग होते बर्थ के ऊपर, तो एक होता इंडिया और दूसरा होता साउथ कोरिया। 1947 में हम साउथ कोरिया से 4 गुना पर कैपिटा GDP रखते थे, आज वो हमसे 16 गुना ज़्यादा रख रहे हैं। तो सिर्फ 70 सालों में उन्होंने हमें 64 टाइम पीछे छोड़ दिया है। अब चाहे किसी भी इकोनॉमिक्स के तरीके से देख ले, कुछ तो हमने गलत किया है ताकि वो हमसे 64 टाइम आगे चले गए 70 सालों में। दिलीप पिरामल साहब, आपकी कंपनी तो पूरे भारत में मशहूर है, आपका ब्रांड का नाम ले देने से पता चल जाता है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन आपका अपना अनुभव होगा। मुझे जो जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में आपको भी बहुत काम यहाँ से छोड़ के चाइना से बनवाना पड़ता है प्रोडक्ट। देखिए, ऐसी जो नौबत आई है, जो नीलेश भाई कह रहे हैं, अगर उसको आगे बढ़ाएं, वो गलतियां क्या हो गई हैं जिनकी वजह से साउथ कोरिया हमसे 64 गुना आगे चला गया? उस समय 80-90 के दशक में इतना स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन मूवमेंट हो गया था कि अगर जरा भी कंपनी ठीक कर रही है और 200-300 आदमी हैं, तो वो लोग बोलेंगे अगर 10,000 है तो हमको 15,000 चाहिए, और सारी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो ये इतना लेबर का खराब हुआ, इतनी
दुर्दशा हो रही थी हम लोगों की। फिर 2000 में भारत ने WTO में सब 96 में हम जुड़े WTO से, और 2000 के बाद में आयात करना पड़ा, मतलब वो अलाउड था कि इंपोर्ट्स अलाउड थे, और धीरे धीरे इंपोर्ट की दरें भी कम हो गई, तो सारा हमारा प्रोडक्शन चाइना में चले गया। और अभी आज मेरे सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 500 आदमी भी नहीं है, और इनडायरेक्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी फिर से एक अवसर आ रहा है, भारत में कुछ नहीं किया है उसमें कोई, अभी हम लोग फिर से भारत में बना रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई इसमें क्या सरकार का क्या योगदान है, ऐसे सरकार का कुछ भी योगदान नहीं है। अभी चाइना है ना, मीडियम इनकम देश हो गया है, तो उधर 8,000 $, की इनकम हो गई है, और अभी वो कुछ वर्षों में 15,000 हो जाएगी। तो वहाँ का भी उधर अच्छा पॉपुलेशन कम हो रहा है, आबादी कम हो रही है, तो वहाँ अभी लेबर शॉर्टेज हो रही है, तो लेबर का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी 5-6 साल के बाद में अपने कॉम्पिटिटिव होंगे। तो न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में होगी मोदीनोमिक्स पर चर्चा, इंडस्ट्री और राजनीति के दिग्गजों के साथ। ये पूरी चर्चा आपको दिखाएंगे आज शाम आवाज अड्डा में रात 7:57 पर। गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जहां हर परिवार पर करीब 1,000 रुपए प्रीमियम खर्च करना चाहती है, वहीं इंश्योरेंस कंपनियां कम से कम 2-2.5 हजार रुपए प्रीमियम के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। We are now launching a flagship national health protection scheme to cover 10 crore poor and vulnerable families by providing them up to 5 lakh rupees per family per year. वित्त मंत्री ने बजट में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का ऐलान तो कर दिया, इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी 2 अक्टूबर। लेकिन स्कीम लागू करने की जिम्मेदारी जिन इंश्योरेंस कंपनियों पर होगी वो अभी से सतर्क हो गई है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि अगर हर परिवार को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा देनी है तो 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति परिवार का प्रीमियम होना चाहिए, जबकि सरकार ये मानकर चल रही है कि प्रीमियम की रकम 900 से 1,000 रुपए के बीच होगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक 1,000 रुपए का प्रीमियम काफी कम है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने वित्त मंत्रालय को भेजे अपने सुझाव में कहा है कि प्रीमियम इतना हो कि कंपनियों को नुकसान न उठाना पड़े। इंश्योरेंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द क्लेम्स दैट कम ऑन द पोर्टफोलियो। कई जगह पे क्लेम्स आर लेस, कई जगह पे क्लेम्स आर मोर। वी फील दैट 5 lakh टोटल दे मे हैव टू री-लुक एट हाउ दे हैव कंप्यूटेड द प्रीमियम टू मेक श्योर जो सब इंश्योरेंस कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करें और ये कंटिन्यूसली सस्टेनेबल स्कीम रहे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के कड़वे अनुभव को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि प्रीमियम का पैसा हर साल एडवांस में दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में कई कंपनियों ने बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि नीलामी में प्रीमियम रकम इस हद तक नीचे हो जाती है कि इंश्योरेंस कवर देना मुश्किल हो जाता है। अगर इंश्योरेंस कवर दे भी दिया जाए तो सरकार से पेमेंट के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक स्कीम के दुरुपयोग को रोकने के लिए आधार को जरूरी बनाया जाए। मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा देने वाली लगभग सभी कंपनियां इस काउंसिल की सदस्य हैं। ऐसे में इनकी सिफारिशों को दरकिनार करके स्कीम को सफलता से लागू कर पाना आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार ने स्कीम को अंतिम रूप देने से पहले इनके साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। चलिए रुक करते हैं शेयर बाजार का। लगातार गिरावट के बाद आज बाजार में खरीदारी लौटी। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, जबकि निफ्टी 1% के उछाल के साथ 10,500 के करीब टिकने में कामयाब रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी आती दिखी है। इसके अलावा बैंकिंग, IT, कैपिटल गुड्स, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई है। मिड कैप शेयरों में सेंट्रल बैंक, TVS मोटर, जिंदल स्टील, IDBI बैंक और नाल्को में 4 से 6% तक बढ़कर ये बंद हुए हैं। बैंकिंग शेयरों में फेडरल बैंक, RBL बैंक, कर्नाटक बैंक और IDBI बैंक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। टैक्स डिपार्टमेंट से लेन देन और कंस्ट्रक्शन परमिट लेना आसान होने वाला है। CNBC आवाज को मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार ऐसे ही कई सेक्टर्स में ठोस कदम उठाने जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, मेरा सवाल आपसे यह है कि कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार अब और कौन-कौन से कदम उठाने की तैयारी में है?
दरअसल सरकार का लक्ष्य ये है कि अगले साल जब वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आए तो भारत टॉप 50 में आ जाए, और इसके लिए सरकार ने अभी से ठोस रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हर सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या सुधार की ज़रूरत है, इसके लिए 4 अलग अलग एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। ये एजेंसियाँ खासतौर से भारत सरकार की एजेंसी हैं, जिसमें चार्टर अकाउंटेंट की जो संस्था है वो है, कंपनी सेक्रेटरीज की संस्था है वो इसमें शामिल है, साथ ही साथ मैनेजमेंट की संस्था है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, उसको शामिल किया गया है, और फॉरेन ट्रेड की संस्था को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये चारों संस्थाएं अपने क्षेत्र से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। और इसमें सरकार ने अभी तक 90 अलग अलग कदमों को चिन्हित किया है जो उठाया जाना है इस रणनीति के तहत। इसमें टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कई सारे कदम हैं, जिसमें टैक्स रिफंड की प्रक्रिया आसान करना, टैक्स रिफंड जल्दी दिला दिया जाना, कंस्ट्रक्शन परमिट से जुड़े हुए कई सारे कदम हैं, 60 दिन के भीतर कंस्ट्रक्शन परमिट से जुड़ी हुई हर मंजूरी यहाँ मिल जाना चाहिए, प्रक्रिया घटा करके जो अभी 30 से ज़्यादा है उसे सिर्फ 8 कर दिया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान किया जाए, ITs का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, आधार का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये सारे सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है और सरकार की कोशिश है कि अप्रैल के अंत आखिर तक ये सारी प्रक्रिया को लागू कर दिया जाए, क्योंकि 1 मई से पहले वर्ल्ड बैंक को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। जी लक्ष्मण। लेकिन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है। सबूत जुटाने के इरादे से आज दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जा पहुंची। नॉर्थ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हरिंदर सिंह की अगुवाई में करीब 60 पुलिस वालों ने सीएम आवास पर धावा बोला। करीब 2 घंटे तक पूरी तफ्तीश की गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। जांच के बाद पुलिस ने 21 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जब्त कर लिया। पुलिस ने ये बताया कि जांच के वक्त अरविंद केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे, हालांकि उनसे किसी भी तरह की पूछताछ से इनकार कर दिया गया है। हमने उनको इंटीमेट किया कि हम अपने सीन ऑफ क्राइम को विजिट करना चाहते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यहाँ पे है वो सिस्टम को एग्जामिन करना चाहते हैं और जो हमारे एविडेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो सिस्टम सीज करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली हमने हार्ड डिस्क को सीज किया है, जिसको हम एग्जामिन करेंगे। जहाँ कंप्लेनेंट के मुताबिक मूवमेंट हुए थे हमने उन एरिया को कवर किया है और सीसीटीवी फुटेज का जहाँ तक सवाल है हमने टोटल 21 कैमरे को सीज किया। ट्रेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। जस्टिस लोया मामले में भी अमित शाह से पूछताछ की बात कही। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है जी, मुझे बेहद खुशी है जी, जांच होनी चाहिए जी, लेकिन मैं जांच एजेंसी से कहना चाहता हूँ जी, दीपक थोड़ा माइक जी, अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाएं जी, देश। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने देश में इसे बढ़ावा देने के लिए 4 कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां पॉलिसी फ्रेमवर्क से लेकर नेशनल मिशंस में इसके इस्तेमाल पर अपने उपाय सुझाएंगी। तो कमेटियां अप्रैल तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती हैं। सरकार नेशनल मिशन जैसे गंगा की सफाई, स्वच्छ भारत, कृषि और फूड प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। आईटी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 4 कमेटियों का गठन किया है। आईआईटी के प्रोफेसर्स इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पहली कमेटी मॉडल फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम करेगी। दूसरी कमेटी सरकार के नेशनल मिशनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर रिपोर्ट देगी। तीसरी कमेटी स्किल, रीस्किल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेगी। चौथी कमेटी साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी और कानूनी मामलों पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटियां देश में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, सरकार कौन-कौन से सरकारी तंत्र में इनका इस्तेमाल कर सकती है और कैसे सस्ते में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, इस पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी। असीम मनचंदा, दिल्ली।